नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट जो कि आपके यूपी पीसीएस प्रीलिम्स और आरओ एआरओ दोनों परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। अगर क्लास में आपको किसी भी तरीके का डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आप लोगों को दे दूं फाउंडेशन कोर्स की, जो कि डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए लेकर आया है। इस फाउंडेशन कोर्स में एंटायर सिलेबस को कवर किया गया है थ्रू वीडियो लेक्चर्स। यहाँ पर आपको नोट्स पीडीएफ के फॉर्मेट में प्रोवाइड की जाएगी, आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी जहां पर आप अपने परफॉर्मेंस को इवेलुएट कर सकते हैं। और अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट होता है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे डिस्कस भी कर सकते हैं। क्लास इस कोर्स से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, यहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए समान हिंदी की पुस्तक भी लेकर आया है, जो कि आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं फ्लिपकार्ट या फिर अमेजॉन से, या फिर अगर आप चाहें तो इसको अपने नियरेस्ट बुक स्टोर पे जाकर खरीद भी सकते हैं। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण पुस्तक है, तो एक बार इसका अध्ययन आप लोग जरूर करिए। चलिए आज की क्लास का हम पहला प्रश्न देखते हैं। श्वेतांबर के संदर्भ में सत्य कथन आपको बताना है, तो बताइए यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा। इनके अनुसार 19वीं तीर्थंकर स्त्री थी। इनके अनुसार महावीर अविवाहित थे। स्त्रियों को निर्वाण संभव नहीं है। मोक्ष के लिए वस्त्र त्याग आवश्यक है। तो आपको पता है हम श्वेतांबर और दिगंबर की बात करते हैं। जब हम श्वेतांबर की बात करते हैं तो ये श्वेत रंग का वस्त्र धारण करते थे। ठीक है, श्वेत रंग का मतलब व्हाइट कलर का ये वस्त्र धारण करते थे। और जब हम दिगंबर की बात करते हैं तो उन्होंने मोक्ष के लिए वस्त्र त्याग दिया था, मतलब वो कोई भी वस्त्र धारण नहीं करते थे। तो यहाँ पर देखिए इनके अनुसार 19वीं जो तीर्थंकर थी वो स्त्री थी। तो यहाँ पे सत्य कथन पूछा है, तो ये आपका बिल्कुल सही है। और कथन को देखते हैं, इनके अनुसार महावीर अविवाहित थे। नहीं, इनके अनुसार महावीर विवाहित थे। जब हम दिगंबर की बात करते हैं, ठीक है, दिगंबर की बात करते हैं तो उनके अनुसार महावीर जो थे वह अविवाहित थे। स्त्रियों को निर्वाण संभव नहीं है, स्त्रियों को निर्माण संभव है श्वेतांबर के अनुसार। और मोक्ष के लिए वस्त्र त्याग आवश्यक नहीं है। ठीक है, ये श्वेत रंग का वस्त्र धारण करते थे। तो यहाँ पर आपका सत्य कथन क्या है, खाली ए। तो फर्स्ट का ए आपका सही उत्तर है। याद रखिएगा क्लास, यहाँ पर जब भी आप देखेंगे श्वेतांबर और दिगंबर को तो आपको ये चीज अगर आपके दिमाग में है कि जो श्वेतांबर थे वो सफेद रंग का वस्त्र धारण करते थे, तो आपके दिमाग में और सब पॉइंट खुद ही आ जाएगा। आपके दिमाग में रहेगा कि इनके अनुसार जो महावीर थे वो विवाहित थे। ठीक है, यहाँ पर स्त्रियों को भी निर्वाण का अधिकार था। ठीक है, कैवल्य की प्राप्ति के बाद भी लोगों को भोजन की आवश्यकता होती है, ये मानते थे। मतलब अगर आपको कैवल्य की प्राप्ति हो गई है उसके बाद भी आप भोजन करेंगे, जीवित रहेंगे। ठीक है, इनके अनुसार 19वां तीर्थंकर स्त्री थी। ठीक है, और जब हम दिगंबर की बात करेंगे तो यहाँ पर देख लीजिए मोक्ष के लिए वस्त्र त्याग आवश्यक है। स्त्रियों को निर्वाण संभव नहीं है। कैवल्य प्राप्ति के बाद भोजन की आवश्यकता नहीं होती। इनके अनुसार महावीर अविवाहित थे और इनके अनुसार 19वें तीर्थंकर पुरुष थे। तो यहाँ पर सारे पॉइंट याद रखिएगा, आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, दूसरा प्रश्न। प्रायद्वीपीय भारत की सभी प्रमुख नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, परंतु नर्मदा तथा तापी नदी अरब में गिरती है। दूसरा आपको कारण दिया गया है, नर्मदा और तापी नदियां विभ्रंश घाटी से होकर बहती है। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा सही है। ऑल द मेजर रिवर ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया फ्लोज इनटू बे ऑफ बंगाल, बट द नर्मदा एंड तापी रिवर फ्लोज इनटू अरेबियन सी। द नर्मदा एंड तापी रिवर फ्लोज थ्रू रिफ्ट वैली। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा, ए बी सी डी में से थोड़ा सोचिए। तो यहाँ पर जो पहला आपको लाइन दिया गया है ये बिल्कुल सही है। जब हम बात करते हैं नर्मदा और तापी की तो वो अरेबियन सी में जाके गिरती है, इसलिए क्योंकि वो रिफ्ट वैली से होकर गुजरती है, विभ्रंश घाटी से होकर बहती है। तो जो ए और आर है दोनों सही है, और जो आर है वो ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका सही उत्तर ए हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए कुछ क्लास हम
प्रायद्वीपीय नदियों को देखते हैं। आप याद रखिएगा समंता से, ठीक है, समंता से आप याद रख सकते हैं। एस मतलब साबरमती, ठीक है। ए मतलब माही, एन मतलब नर्मदा और टी मतलब तापी। तो यहां पर देख लीजिए ये सारी नदियां जो हैं समंता से अगर आपको याद रहेगा तो ये अरेबियन सी में ड्रेन होती हैं, जाकर गिरती हैं, ठीक है, याद रखिएगा ये चीज, अरब सागर में जाकर गिरती है। और जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं वो महानदी हो गई, इधर आपको महानदी दिख रही है, गोदावरी दिख रही है, कृष्णा दिख रही है, कावेरी दिख रही है, इधर ही पेन्नार दिखेगी आपको, ठीक है, वैगई नदी याद रखिएगा, ब्राह्मणी नदी, सुवर्ण रेखा, ये सब जो है वो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर रही है। नर्मदा तापी आपको ये दिख रही है, ठीक है। और आपको पता है जो माही नदी है वो किसको काटती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है, कर्क रेखा को, ये भी याद रखिएगा। इतनी चीजें क्लियर है क्लास। समंता याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा कि अरब सागर में कौन कौन सी नदियां गिरती हैं। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, तीसरा प्रश्न। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का आरंभ हुआ था। तो बताइए पशुपालन का आरंभ कब हुआ था? निचले पूर्ण पाषाण काल में, पूर्ण पाषाण काल में, मध्य पूर्ण पाषाण काल में, ऊपरी एवं पाषाण काल में, या फिर मध्य पाषाण काल में? तो मिडिल पैलियोलिथिक एज, लोअर पैलियोलिथिक एज, अपर एंड पैलियोलिथिक एज, या फिर मीजोलिथिक एज? तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या होगा? एनिमल हस्बेंड्री की बात की गई है, पशुपालन की बात की गई है, तो यहां पर जो आपका सही उत्तर है वो है डी, ठीक है। मध्य पाषाण काल में पशुपालन आरंभ हुआ था। इसके साक्ष्य कहां से मिलते हैं, कभी परीक्षा में पूछेगा तो आप क्या बताएंगे? आदमगढ़, ठीक है, याद रखिएगा। आदमगढ़ कहां पर है? होशंगाबाद में है, ठीक है। और कौन सा है? बागौर। ये दोनों प्लेस आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा, ठीक है। आदमगढ़ कहां पर है? एमपी में है, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में। और जब हम बागौर की बात करते हैं तो ये आपका भिलवाड़ा राजस्थान में है, ठीक है। यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो गया? डी आपका सही उत्तर हो गया। परीक्षा में ये पूछा गया प्रश्न है, वहां पर साइट से पूछा गया प्रश्न था कि साक्ष्य कहां मिलते हैं, तो आदमगढ़ और बागौर याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग चौथे प्रश्न पे। अमीरे कोही एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? तो बताइए अमीरे कोही किसके द्वारा शुरू किया गया था? ये भी आपकी परीक्षा में कई बार पूछा गया प्रश्न है। अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, या फिर सिकंदर लोदी? ए बी सी डी में से आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा यहां पर? तो बताइए सबसे पहले यहां पर आपका उत्तर क्या होगा? तो यहां पर जो आपका उत्तर है वो है मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। सी आपका सही उत्तर है। यहां पर हम लोग व्याख्या भी देख लेते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि की उन्नति के लिए एक नए विभाग दीवाने अमीर ए कोही की स्थापना की थी। इस विभाग का मुख्य कार्य क्या था? कृषकों को प्रत्यक्ष सहायता देकर अधिक भूमि कृषि कार्य के अधीन लाना, एग्रीकल्चर से रिलेटेड था ये, ठीक है। भूमि पर कृषि सुधार किए गए और फसल चक्र के अनुरूप हेर फेर के साथ विभिन्न फसलों की खेती की गई थी। तो यहाँ पर याद रखिएगा जब भी हम अमीर कोही की बात करेंगे तो इससे रिलेटेड कौन है? मोहम्मद बिन तुगलक है। अब देखिए क्लास, यहाँ पर कुछ और डिपार्टमेंट्स दिए गए हैं, विभाग दिए गए हैं, और वो किससे रिलेटेड थे वो दिया गया है। दीवाने अर्ज की बात करेंगे तो ये सैन्य विभाग था, याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जाता है। दीवाने इस्तियाक की बात करेंगे तो वो पेंशन विभाग था। दीवाने मुस्तखराज की बात करेंगे तो बकाया विभाग। दीवाने कोही अभी हमने देखा कृषि विभाग, जिसको कि अमीरे कोही लिखा था। फिर दीवाने इंशा की बात करेंगे तो पत्राचार विभाग। दीवाने बंदगान दास विभाग, ठीक है। दीवाने कंजा विभाग न्याय का विभाग। फिर दीवाने खैरत दान विभाग। तो याद रखिएगा क्लास, आपकी परीक्षा में यहां से भी प्रश्न बन सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, 5वें प्रश्न को देखते हैं। किस वर्ष
हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई थी? तो बताइए 1920 में, 1924 में, 1928 में कि 1930 में? एचआरए की बात की गई, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना आपकी 1924 में हुई थी। यहाँ पर बी आपका सही उत्तर है। ठीक है, यहाँ पर हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन से रिलेटेड जो कुछ आपके जो मेंबर्स थे उनके नाम भी इंपॉर्टेंट होते हैं परीक्षा के लिए, तो वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखते हैं, देश में उचित ढंग से क्रांतिकारी आंदोलन का संचालन करने के उद्देश्य से 1924 अक्टूबर में युवा क्रांतिकारियों ने कानपुर में, ये याद रखिएगा कहां पर, कानपुर में एक सम्मेलन बुलाया तथा हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की, और जिसके की संस्थापक आपके थे सचिन नाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेंद्र चंद चटर्जी और चंद्रशेखर आजाद। और आपको पता है आगे चल के जो एचआरए था उसका नाम क्या हो गया था? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, HSRA हो गया था। तो ये भी आपके परीक्षा में पूछा जाता है, तो यहाँ पर ये भी आप याद रखेंगे। HSRA की जब हम बात करते हैं क्लास, तो आप याद रखिएगा ये आपका 1928 में हुआ था। ठीक है, ये भी परीक्षा में पूछ लिया जाता है, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। अच्छा, यहाँ पर अगर आपसे पूछेगा कि हु फाउंड HSRA, अगर आपसे पूछेगा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, HRA की अभी हमने बात किया, आपको मैंने बताया 1924 कानपुर। ठीक है, अब अगर आपसे पूछेगा क्वेश्चन कि हु फाउंडेड HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, ठीक है, तो आप याद रखेंगे यहाँ पर कब हुआ था ये? 1928 में। ठीक है, और सोशलिस्ट टर्म यूज करने के लिए ये किससे इन्फ्लुएंस था? आपको पता है भगत सिंह से, याद रखिएगा। और आपको पता है ये चीज, एक चीज और मैं मान के चल रही हूं कि आप लोगों को पता होगा, जो काकोरी कांड था, काकोरी रॉबरी कांड, उसमें किसका बहुत बड़ा योगदान था? HSRA का। ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग। और नाम अगर कोई पूछे तो आप बताइएगा राम प्रसाद बिस्मिल, सचिन नाथ सान्याल, फिर उसके बाद जोगेश चंद चटर्जी, ये सब नाम भी इम्पोर्टेंट है। तो ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई है ये आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे, छठवें प्रश्न पे। छठवां प्रश्न क्या है? मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या होनी चाहिए। तो लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए बताइए? यहाँ पर 30, 40, 50, 60। तो यहाँ पर लोकसभा की जो सदस्यों की मिनिमम संख्या जो है वो 50 होनी चाहिए नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए। और आपको पता है अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया तो पूरे के पूरे मंत्रिपरिषद को क्या करना पड़ता है? इस्तीफा देना पड़ता है, जो सरकार है वो गिर जाती है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, 7वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? आपको बताना है यहाँ पे, फीमर, स्टेपीज, ठीक है, मेलियस या फिर इनकेस। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो है वो कहाँ पाई जाती है? मनुष्य के कान में पाई जाती है। ठीक है, और उस हड्डी का नाम क्या है? स्टेपीज है। ठीक है, बी आपका सही उत्तर हो गया यहाँ पर। और अगर आपसे कभी पूछे कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, तो आप क्या बताएंगे? फीमर है। ठीक है, जो कि जांघ में पाई जाती है। तो मानव शरीर की लार्जेस्ट बोन जो है वो फीमर है, और स्मॉलेस्ट बोन जो है वो कौन सा है? वो स्टेपीज है। ये कहाँ पाई जाती है? ईयर में। ठीक है, कान में, याद रखिएगा, और ये जांघ में। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, 8वां प्रश्न। अल्कोहल के निराविशन के लिए निम्नलिखित मानव अंगों में कौन उत्तरदायी होता है? यहाँ क्या लिखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ एल्कोहल? तो लिवर, लंग, हार्ट या फिर किडनी। यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? लिवर जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ एल्कोहल। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हुआ? ए आपका जो है वो सही उत्तर
हो गया। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्लास, ये सब डायरेक्ट प्रश्न है तो इतना एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप एक चीज अपने माइंड में बना के रखिएगा कि ये भी प्रश्न आपके परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर आपको इजी लग रहे हैं तो ये मत सोचिएगा कि नहीं पूछेगा, पूछता है ये सब प्रश्न। यही एक दो प्रश्न जब परीक्षा में गलत हो जाते हैं तो आप रेस से बाहर हो जाते हैं। चलिए 9वां प्रश्न देखेंगे। गोरखपुर किस नदी के तट पर स्थित है? गोरखपुर इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? तो बताइए, राप्ती, गोमती, सरयू या फिर रामगंगा? तो गोरखपुर किस नदी के बैंक पे सिचुएटेड है, तट पे सिचुएटेड है? ये तो आसान प्रश्न है, राप्ती नदी के। ए जो है वो आपका सही उत्तर है। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक बार देख लेते हैं यूपी में रिवर फ्लो। मैंने कई बार आपको ये चीज बताई है, आज फिर बताने जा रही हूँ। गोरखपुर में हमने डिस्कस किया कि कौन सी नदी है, राप्ती नदी है। तो गोरखपुर अगर हम यहाँ पे देखेंगे क्लास, तो ये गोरखपुर आपको दिख रहा है यहाँ पर इस रीजन में, और यहाँ पर देखिए ये कौन सी नदी आ रही है, राप्ती नदी आ रही है। ठीक है, इधर आप देखेंगे तो इधर आपको यमुना नदी दिखेगी। यमुना नदी देखिए कैसे इधर की तरफ पूरा ये यमुना रिवर फ्लो कर रही है। फ्लो याद रखिएगा, रिवर को आपको याद रहेगा। फिर इधर आप देखेंगे, इधर आपको कौन सी रिवर दिख रही है, गंगा नदी दिख रही है। ठीक है, फिर गोमती नदी जब हम बात करते हैं, कौन सा आपका पीलीभीत से निकलते हुए सीतापुर, लखनऊ, ठीक है, बाराबंकी, इधर देखिए अमेठी, सुल्तानपुर, ये गोमती नदी हो गई। और ये घाघरा रिवर हो गया, गोंडा, बस्ती, ये सब दिखा आपको। ये मेन रिवर याद रखिएगा क्लास। अच्छा, इधर की तरफ जब हम यमुना नदी की बात कर रहे हैं, यमुना को ध्यान दीजिएगा क्लास, तो आपको इधर सबसे पहले चंबल दिखेगी। ठीक है, चंबल दिखी, चंबल रिवर, फिर बेतवा रिवर दिखी, देखिए चंबल, बेतवा। ठीक है, ये याद रखिएगा, चंबल, बेतवा, और ये पूरा यमुना आपकी आगे बढ़ रही है। सोनभद्र में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको सोन रिवर दिखेगी। देखिए क्लास, मैं फिर आपको बता दूं, यूपी का मैप आपके पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे प्रीलिम्स के लिए चाहे मेंस के लिए। अब अगर आप प्रीलिम्स आपका क्वालिफाई हो जाएगा, पीसीएस के मेंस में आपको अपीयर होना पड़ेगा, तो आपके जो पेपर यूपी ओरिएंटेड है उसमें आप यूपी का मैप ड्रॉ करेंगे तो आपको ज्यादा स्कोर करने के चांसेस रहेंगे। तो यहाँ पर मैंने कितनी बार आपको यूपी का मैप रिवाइज कराया और मैंने आपको बोला है कुछ चीजें आपको याद रखनी है। जैसे जब हम बात करते हैं सोनभद्र की, तो आपको याद रखना है जो सोनभद्र है वो अपनी बाउंड्री किसके किसके साथ शेयर कर रहा है, बिहार के साथ, झारखंड के साथ, छत्तीसगढ़ के साथ और इधर मध्य प्रदेश के साथ। तो सोनभद्र किसके किसके साथ अपनी बाउंड्री शेयर कर रहा है, बताइए, 4 स्टेट्स के साथ। वो 4 स्टेट कौन से हैं, बिहार है, ठीक है, झारखंड है, ठीक है, फिर इधर छत्तीसगढ़ है, और कौन सा है, मध्य प्रदेश है। तो ये आपके 4 राज्य हो गए। सोनभद्र में कौन सी नदी आपको दिख रही है, सोन रिवर दिख रही है। ठीक है, इधर आएंगे तो ललितपुर है, मैंने आपको कई बार रिवाइज कराया, फिर रिवाइज करा रही हूँ। ललितपुर में अगर आप देखेंगे तो ये देखिए बेतवा। ठीक है, तो ललितपुर की जब हम बात करते हैं तो मैंने आपको बताया है ये जो है वो यूपी के खाली एक डिस्ट्रिक्ट के साथ ही अपनी बाउंड्री शेयर करता है। वो एकमात्र डिस्ट्रिक्ट यूपी का कौन सा है, झांसी है। ठीक है, यूपी के और किसी जिले के साथ ये अपनी बाउंड्री नहीं शेयर करता, ये खाली एकमात्र डिस्ट्रिक्ट के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है, वो है झांसी, याद रखिएगा। फिर इसके बाद जब हम इधर आते हैं तो इधर आप देखेंगे सहारनपुर। सहारनपुर में तो आपको यमुना ही दिख रही है। ठीक है, ये देखिए ये सहारनपुर हो गया। अब यहाँ पर आपको पता है कि जो यूपी है, यूपी के कुछ डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो एक दूसरे देश के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। अब वो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं देख लीजिए, इधर पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, ठीक है, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। तो ये याद रखिएगा क्लास, ये भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। गंगटक रिवर एक बार देख लीजिए, इधर की तरफ आपको यूपी में गंगटक रिवर दिखेगी, महाराजगंज और कुशीनगर के बॉर्डर में। ठीक है, और फिर ये बिहार में जाते हुए आपको दिख रही है। तो पूछा जा सकता है आपसे ये चीज, तो यहाँ पे याद रखिएगा गंगटक रिवर के बारे में भी। ये चीज क्लियर हो गई क्लास। तो यहाँ पे जो जो चीजें मैंने आपको बताई है वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप गोमती भी याद रखिएगा, गोमती नदी जो है वो पीलीभीत से निकलते हुए कहाँ पर आपका, इधर लखीमपुर खीरी, सीतापुर, ठीक है, लखनऊ, फिर इधर बाराबंकी, अयोध्या, फिर देखिए इधर सुल्तानपुर, जौनपुर होते 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 इधर आपके फिर बिहार की तरफ चली जा रही है।
तो यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स हैं एक बार रिवर की लोकेशन जरूर देखिए और बार बार रिवाइज करेंगे तो आपको याद हो जाएगा, उसकी चिंता आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करनी है। अच्छा आप बताइए, आप में से कितने स्टूडेंट को अब चीजें याद होना शुरू हो गई है? मैंने आपको बताया है कि हर टेस्ट में कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो हम रिपीट करते हैं। रिपीट करने का मतलब क्या है, ये क्वेश्चंस जो हैं वो आपके परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे रिवर सिस्टम भी आपको यूपी का पता होना चाहिए। चलिए 10वां प्रश्न देखते हैं। एक तरफ आपको लिस्ट 1 दी गई है, दूसरी तरफ आपको लिस्ट 2 दी गई है। तो आपको बताना है यहाँ पर क्या सही उत्तर है। हार्मोन, एंजाइम, प्रोटीन, विटामिन, ठीक है, एमाइलेज, रेटिनॉल, फिर आपको दिए ऑक्सीटोसिन और कैरोटीन। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा बताइए। जब हम हार्मोन की बात कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए ऑक्सीटोसिन जो है वो एक हार्मोन है। यहाँ पर जो मदर जब अपने बच्चे को देखती है प्यार से तो उसकी बॉडी में ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस होता है और मिल्क सिक्रीशन में ऑक्सीटोसिन का एक बहुत बड़ा रोल होता है। ऑक्सीटोसिन का यूज ह्यूमन ट्रैफिकिंग में किया जा रहा है। जो लड़कियों को, छोटी छोटी लड़कियों को किडनैप करके उनको बाहर से ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं। क्यों? वो ज्यादा मैच्योर दिखे। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। गाय जो है, गाय में ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगा दिया जाता है। क्यों? ताकि वो ज्यादा से ज्यादा दूध दे। ठीक है, और डेयरी इंडस्ट्रीज को बेनिफिट हो। तो ये याद रखिएगा, ये जो ऑक्सीटोसिन है वो ऑटोमेटिकली हमारे बॉडी में ये हार्मोन सिक्रीट होता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इसका मिस यूज करके बाहर से लोगों के बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको ह्यूमन ट्रैफिकिंग में एग्जाम्पल दिया और डेयरी इंडस्ट्रीज में इंजेक्ट करा दिया जाता है। तो ए का तो आपका थर्ड होगा। ए का थर्ड तो एक ही जगह दिया है क्लास। और देख लेते हैं, एंजाइम की बात करें तो एमाइलेज जो है वो एक एंजाइम है, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद जब हम बात करेंगे प्रोटीन की तो केराटिन। अब आप लोगों ने देखा होगा बहुत बार हेयर ट्रीटमेंट में लिखा रहता है केराटिन ट्रीटमेंट ले लीजिए आप लोग ना, आजकल दिया रहता है ना शैम्पू में केराटिन ट्रीटमेंट। तो ये चीज याद रखिएगा। तो प्रोटीन केराटिन हो गया, यहाँ पर सी का फोर्थ हो गया। विटामिन की बात करेंगे तो ये रेटिनॉल हो गया। इतनी चीज क्लियर है ना क्लास? ठीक है, एमाइलेज की अगर हम बात करें सॉरी क्लास, एमाइलेज की अगर हम बात करें क्लास तो ये ह्यूमन सलाइवा में मिलता है, लार में। ठीक है, और ह्यूमंस के लार में मिलता है और ये क्या करता है, ये ब्रेक डाउन करता है स्टार्च को और उसको कन्वर्ट करता है इनटू अ सिंपलेस्ट शुगर, मतलब डाइजेशन में, स्टार्च के डाइजेशन में हेल्प करता है एमाइलेज, जो कि ह्यूमन सलाइवा में प्रेजेंट होता है, मनुष्य की लार में। तो यहाँ पर आपका बी जो है वो सही उत्तर है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग, 11वां प्रश्न। इधर एक तरफ आपको लेख दिया गया है, दूसरी तरफ आपको लोकेशन दिया गया है। अष्टमुंडी, पुलिकट, रूपकुंड, सूरजकुंड। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए। जब हम बात करते हैं अष्टमुंडी लेक तो ये कहाँ पे प्रेजेंट है, ये केरल में प्रेजेंट है। ए का सेकंड। पुलिकट की बात करेंगे तो पुलिकट तो मैंने आप लोग से कितनी बार डिस्कस किया है, ये इधर अगर आप देखेंगे तो इधर तमिलनाडु हो गया, रूपकुंड उत्तराखंड हो गया, सूरजकुंड क्या हो गया, बी का फर्स्ट हो गया। यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी आपका सही उत्तर हो जाएगा क्लास। तो यहाँ पर मैच कर लीजिए। मैंने पहले भी बताया है कि लेख से रिलेटेड प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, तो ध्यान दीजिएगा इसके ऊपर। आगे बढ़ते हैं। अच्छा क्लास, यहाँ पे इसमें मत कंफ्यूज होइएगा आप लोग कि पुलिकट दिया है और मैम ने तमिलनाडु दिया है। देखिए पुलिकट की अगर हम बात करें ना तो ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, ठीक है, ज्यादा इसका जो एक्सटेंट है अगर हम देखेंगे ज्यादा ये आंध्र प्रदेश में फैली हुई है, लेकिन कुछ तमिलनाडु के पोर्शन से भी लगा हुआ है। तो इसी वजह से यहाँ पर आपको तमिलनाडु दे दिया और मोस्ट एक्यूरेट ऑप्शन तमिलनाडु ही दिखा है, तो आपका सही होगा। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। और यहाँ पर अगर कभी भी आपसे पूछे कि पुलिकट लेक को, ठीक है, यहाँ पर कौन सी 2 नदियां, अगर नदियों के नाम अगर आपसे पूछे तो आप याद रखिएगा अरानी, क्योंकि पुलिकट लेक कई बार परीक्षा में पूछा, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ हर लेक से रिलेटेड आपको रिवर याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप यहाँ पे याद रखिएगा अरांगी और कलांगी रिवर के बारे में। ठीक है, और ज्यादातर चांसेस हैं कि आपको पुलिकट के सामने आंध्र प्रदेश ही दिया रहेगा। ठीक है, चलिए
अगला हम देखते हैं, यहाँ पे बी सही उत्तर है। अच्छा, यहाँ पर देख लीजिए, अब ऑप्शन में आपको पुलिकट आंध्र प्रदेश ही दिया है, ठीक है। फिर कोलेरू लेक की बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश हो गया, हाफलॉन्ग लेक की बात करेंगे तो असम, ठीक है। दीपोल लेक की बात करेंगे, भील की बात करेंगे तो असम, चंडूबी लेक की बात करेंगे तो असम। याद रखिएगा, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। कनवर लेक की बात करेंगे बिहार, हमीरसर गुजरात, ठीक है। कनकरिया गुजरात। याद रखिएगा, क्लास इंपॉर्टेंट है, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए एक बार। अब आगे बढ़ते हैं, चंद्रताल की बात करेंगे तो हिमाचल प्रदेश, महाराणा प्रताप सागर की बात करेंगे हिमाचल प्रदेश, डल लेक की बात करेंगे जम्मू कश्मीर, वुलर जम्मू कश्मीर, ठीक है। अगारा लेक की बात करेंगे कर्नाटक, उलसूल लेक की बात करेंगे तो ये कर्नाटक, ठीक है। कुटानाड लेक की बात करेंगे केरल, सस्तम कोटा की बात करेंगे तो सस्तम कोटा की बात करेंगे तो ये आपका केरला हो गया। भोजताल मध्य प्रदेश, कई बार परीक्षा में पूछा है। शिव सागर महाराष्ट्र, लोकटक मणिपुर, कई बार पूछा है। उमयम मेघालय। तामदिल की बात करेंगे मिजोरम, चिल्का लेक उड़ीसा, हरिके पंजाब, ठीक है। कांजली पंजाब, सामर राजस्थान, सुंगो सिक्किम, चिंबारम पक्कम तमिलनाडु, हुसैन सागर तेलंगाना, गोविंद वल्लभ पंत यूपी, बेला सागर फिर ये आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश, भीमताल उत्तराखंड, कलिवेली तमिलनाडु। स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्लास, आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। एक बार मैं आपको फिर स्लाइड्स दिखा दे रही हूं, पूछा जा सकता है ये सब। चलिए 12वां प्रश्न देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है, तो समय लेना हो तो आप वीडियो को पॉज करके आराम से समय भी ले सकते हैं। यहाँ पर एक तरफ आपको नगर के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ आपको नदी दी गई है। तो बताइए, खार्तुम, ठीक है, ब्राजाविले, फिर उसके बाद रॉटरडैम, पेरिस। तो पेरिस तो आप सभी को पता है, पेरिस किस नदी के किनारे है? सीन नदी के। तो डी का थर्ड एक ही जगह दिया है, ठीक है। खार्तुम की बात करेंगे तो वो नील नदी के किनारे, मैंने कई बार आपको बताया है ये चीज। ब्राजाविले की बात करेंगे तो ये आपका किस नदी के किनारे बताइए? ये आपका जायरे नदी के किनारे, और रॉटरडैम राइन नदी के किनारे। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, डी का थर्ड और सी का फोर्थ। ए आपका सही उत्तर हो गया। ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला हम देखते हैं, जेजा भुक्ति प्राचीन नाम था किसका? जेजाग भुक्ति, बताइए जेजाग भुक्ति किसका प्राचीन नाम था? बघेलखंड का, बुंदेलखंड का, मालवा का या फिर विदर्भ का? तो मुझे पता है ज्यादातर स्टूडेंट अगर कंफ्यूज होंगे तो बघेलखंड और बुंदेलखंड में कंफ्यूज होंगे। तो याद रखिएगा, जेजा भुक्ति जो है वो बुंदेलखंड का प्राचीन नाम था, ठीक है। चंदेल वंश के संस्थापक नन्नुक के पौत्र जयसिंह या जेजा के नाम पर यह प्रदेश जेजा भुक्ति कहलाता है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर है बी। अगला प्रश्न अब हम देखते हैं, यहाँ पर 14वां प्रश्न। अब यहाँ पे परमानेंट सेटलमेंट की बात की गई है यहाँ पर, ठीक है। तो परमानेंट सेटलमेंट किसने लागू किया था? वेलेस्ली ने, वॉरेन हेस्टिंग ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने या फिर लॉर्ड डफरिन ने? बताइए जल्दी से। तो परमानेंट सेटलमेंट की जब भी हम बात करते हैं स्थायी बंदोबस्त की, तो ये 1793 में लागू किया गया था। किसके द्वारा? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। सी जो है वो आपका सही उत्तर है, ठीक है, याद रखिएगा। इसे हम जागीरदारी, फिर स्थायी बंदोबस्त, मालगुजारी, विस्वेदारी आदि नामों से भी जानते हैं। और अगर हम बात करें तो ये व्यवस्था आपकी बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों तक फैली हुई थी। तो यहाँ पर आपका सी सही उत्तर है। अच्छा क्लास, व्याख्या में एक चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पर देखिए, इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों के एक नए वर्ग को भू स्वामी घोषित कर दिया गया था, जिसे
भूमि के लगान का 10/11 भाग कंपनी को देना होता था तथा 1/11 भाग अपनी सेवाओं के लिए अपने पास रखना होता था। तो यहाँ पे ये याद रखिएगा, 1/11 भाग वो खुद रखता था और 10/11 भाग वो कंपनी को दे देता था। स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत जमींदार छोटे पूंजीपति होते थे। चलिए अगला हम देखते हैं 15वां प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। राष्ट्रीय ध्वज के बीच चक्र 21 तीलियां होती हैं। राष्ट्रीय ध्वज की जो चौड़ाई लंबाई का अनुपात 3:4 है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा आपका सही है बोला गया है यहाँ पर। तो क्लास बताइए आप मुझे कि यहाँ पर जब हम लेंथ और उसकी बात करते हैं, ये लेंथ और विड्थ की बात करते हैं, लेंथ और विड्थ की, तो क्या वो 3:4 का होता है? बताइए 3:4 का होता है? नहीं, ये 3:2 का होता है। गलत है। सेंटर में जो हमें चक्र दिखता है इसमें आपके लिखा है 21 तीलियां होती हैं। नहीं, कितनी होती है? 24 तीलियां होती हैं। ठीक है। और एडॉप्ट कब किया गया था? 22 जुलाई 1947 को। तो ये आपका बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट पूछा है, इस वजह से उत्तर क्या हो जाएगा? केवल बी। बी आपका सही उत्तर है। अगला हम देखते हैं 16वां प्रश्न। भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य विधायी संबंध दिए गए हैं? तो जल्दी से बता दीजिए। यहाँ पे विधायी संबंध की बात की गई है, लेजिस्लेटिव रिलेशनशिप की बात की गई है बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए किस पार्ट में पूछा गया है ना, 10, 11, 12, 13। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर है वो 11 है, पार्ट 11 में। ठीक है, ये याद रखिएगा, पार्ट 11 में भाग 1 में केंद्र राज्य विधायी संबंध दिए गए हैं, जिसमें आर्टिकल 244 टू 255 के मध्य हम कहते हैं सेंटर स्टेट लेजिस्लेटिव रिलेशनशिप के बारे में डिस्कस किया गया है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है? बी है। ठीक है, चलिए। अच्छा, आपको पता है जो 7वीं अनुसूची है, 7th लिस्ट है, उसमें हमने 3 लिस्ट की बात की गई है। यहाँ पे 7th जो शेड्यूल है, 7th शेड्यूल है, उसमें हमने 3 लिस्ट की बात की है, यूनियन लिस्ट, सेंट्रल यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। ये याद रखिएगा। चलिए, ये सब तो हमने बहुत डिस्कस किया है। आज जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं बस। निम्नलिखित में से किस एक को विस्फोटक की तरह से प्रयोग किया जाता है? तो ये भी परीक्षा में कई बार पूछा गया प्रश्न है। तो जल्दी से बताइए किसको हम एक्सप्लोजिव की तरह यूज करते हैं? फास्फोरस ट्राइक्लोराइड को, मर्क्यूरिक ऑक्साइड को, ग्रेफाइट को या फिर नाइट्रोग्लिसरीन को? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा? यहाँ पर आपका जो सही उत्तर है ये है नाइट्रोग्लिसरीन। ठीक है, डी आपका सही उत्तर है ABCD में से। ये आपकी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, याद रखिएगा। नाइट्रोग्लिसरीन जो है वो एक एक्सप्लोजिव है, विस्फोटक है। अगला हम देखते हैं 18वें प्रश्न को। हीमोफीलिया एक अनुवांशिक रोग है जिसका वहन है। हीमोफीलिया इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कौन करता है, इसका वहन कौन करता है, इसको मतलब कैरी कौन करता है? स्त्रियां करती हैं और प्रकट भी स्त्रियों में होता है। स्त्रियां करती हैं जो प्रकट पुरुषों में होता है। पुरुष करते हैं जो प्रकट स्त्रियों में होता है, या फिर पुरुष करते हैं और प्रकट भी पुरुष में होता है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा? जब भी हम हीमोफीलिया की बात करते हैं तो ये एक अनुवांशिक, आपको पता है, रोग है। ठीक है, ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, ये याद रखिएगा। जिसमें क्या होता है कि अगर किसी रोगी को चोट लग जाती है ना, तो काफी लंबे समय तक उसका जो ब्लड है वो रुकता नहीं है, थक्का नहीं जमता है। ये चीज याद रखिएगा। अगर चोट लग गई तो बराबर से खून बहता रहेगा, बहता रहेगा, बहता रहेगा। और ये याद रखिएगा, इस रोग का जो वहन है वो स्त्रियां करती हैं और ये प्रायः जो है वो पुरुषों में प्रकट होता है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा बी। ठीक है, जो कैरी करती हैं, इसको कैरी कौन करती है? इस डिजीज को विमेन्स कैरी करती है, लेकिन अगर देखेंगे तो सबसे पहले पुरुषों में ये प्रकट होता है। तो बी आपका सही उत्तर है। इसको हम ब्लीडर डिजीज भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जिसको चोट लगी रहती है उसकी ब्लीडिंग जल्दी रुकती नहीं है, थक्का नहीं जमता है। चलिए अगला देखते हैं। अच्छा, इसको रॉयल हेमोफीलिया भी कहते हैं। रॉयल हेमोफीलिया क्यों कहते हैं हम उसको?
हम रॉयल हेमोफीलिया को इसलिए कहते हैं क्योंकि महारानी विक्टोरिया में ये रोग माना जाता था, हुआ था। ठीक है, तो इसी वजह से रॉयल टर्म आगे लगा दिया गया था। चलिए अगला देखते हैं 19। स्टार्टअप की विशेष आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है किसके द्वारा, बताइए। एंजल इन्वेस्टर द्वारा, वेंचर कैपिटल द्वारा, क्राउड फंडिंग द्वारा, या फिर ऑल ऑफ द एबव द्वारा। तो जब भी हम स्टार्टअप की बात करते हैं तो वहां पे एंजल इन्वेस्टर्स भी होते हैं, हम लोग वेंचर कैपिटल का भी प्रयोग होता है, क्राउड फंडिंग का भी, सभी का। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका जो सही उत्तर है वो है डी। ठीक है क्लास। अच्छा ये बताइए, अगर आपको क्लास में किसी भी तरीके का डाउट होगा ना तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। मैंने देखा आप में से किसी स्टूडेंट ने कहा मैम थोड़ा ट्रिक बता दिया करिए ताकि चीजें याद रहे। तो देखिए जहां पर भी मुझे ट्रिक पता रहती है वहां पर मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन आप लोग ने बोला है तो मैं और कोशिश करूंगी कि छोटी मोटी ट्रिक्स और बना के आपको बता दूं ताकि आपके लिए क्लास और यूजफुल रहे। ठीक है, तो कोशिश करूंगी मैं आगे चल के। यहाँ पर देखिए जब हम एंजल इन्वेस्टर की बात करते हैं, यहाँ पे एंजल इन्वेस्टर की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, जब कोई जैसे किसी इंसान पर बहुत पैसा है, कोई वेल्दी पर्सन है, ठीक है, वो क्या करता है, वो इन्वेस्ट करता है अपना पैसा किसी कंपनी में, और वो कंपनी यूजुअली स्टार्टअप होती है, तो उसको हम एंजल इन्वेस्टर कहते हैं। बस इसमें इतना परेशान होने वाली बात नहीं है। जैसे कोई करोड़पति है वो किसी स्टार्टअप में अपना पैसा लगाए तो हम क्या कहेंगे उसको हम लोग एंजल इन्वेस्टर कहेंगे। ठीक है, ऐसे ही सिंपल उसमें। चलिए इसलिए मैंने आपको बता दिया कहीं आप लोग कुछ मतलब परेशान ना हो। ठीक है क्लास, चिंता बिल्कुल भी नहीं करिएगा। अगला हम देखते हैं। अच्छा वेंचर कैपिटल की बात करेंगे तो यहाँ पर भी क्या किया जाता है, वित्तीय सहायता ही दी जाती है जो स्टार्टअप कंपनीज होती हैं, जो अर्ली स्टेज कंपनीज होती हैं, इमर्जिंग कंपनीज, उनको एक तरीके से इक्विटी, ये एक प्राइवेट इक्विटी फाइनेंसिंग प्रोवाइड की जाती है उनको। ठीक है, तो एक तरीके से आप वित्तीय सहायता की ही बात की जा रही, क्राउड फंडिंग में भी, एंजल इन्वेस्टर में भी और वेंचर कैपिटल में, तीनों में ही वित्तीय सहायता दी जा रही है स्टार्टअप कंपनीज को। तो डी आपका सही उत्तर हो गया। अगला हम देखते हैं 20वां प्रश्न। हिडन अनएम्प्लॉयमेंट की बात की जा रही है, छिपी बेरोजगारी की। बेरोजगार व्यक्ति से गृहिणियों में बेरोजगारी से है, इसका संदर्भ 60 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों में बेरोजगारी से है, किसी कार्य में जिसको कम व्यक्ति कर सकते हैं अधिक व्यक्ति का लगे रहना ये कहलाती है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा बताइए। यहाँ पर जब हम छिपी हुई बेरोजगारी की बात करें जिसको कि हम प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कहते हैं, इसमें क्या होता है किसी एक जॉब में ज्यादा लोग लगे रहते हैं। जैसे हम एग्रीकल्चर में बात करते हैं, एग्रीकल्चर में हमें छिपी बेरोजगारी दिखती है, प्रच्छन्न बेरोजगारी दिखती है। कहने को तो 1 हेक्टेयर के लैंड में 10 लोग काम कर रहे हैं, लेकिन क्या 1 हेक्टेयर के लैंड में 10 लोगों की आवश्यकता है? जो प्रोडक्शन है, क्या जो भी हमें यहाँ से इनकम जनरेट हो रही, प्रोडक्शन हो रहा है, क्या वो 10 लोगों को सैलरी दे पाएगा? तो ऐसा एक ही जमीन है छोटी सी, उसी में पूरी फैमिली लगी रहती है और कहने को सब एम्प्लॉयड है, सबके पास रोजगार है, लेकिन क्या सही में उनके पास रोजगार है? इसी को हम क्या कहते हैं, छुपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो गया, डी हो गया। यहाँ पर एक बार हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। अर्थशास्त्र में छिपी या प्रच्छन्न बेरोजगारी शब्द का सबसे पहले प्रयोग, देखिए परीक्षा में कई बार प्रच्छन्न बेरोजगारी से पूछा गया है, तो हो सकता है आगे चल के आपसे पूछ ले कि सबसे पहली बार इसका प्रयोग किसने किया था, तो आप याद रखेंगे मिस्टर जॉन रॉबिन्सन ने। तो यहाँ पर आपका मिस्टर जॉन रॉबिन्सन सही है। ठीक है, याद रखिएगा। इसी तरीके से तकनीकी शब्दावली में श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता के शून्य होने को छिपी बेरोजगारी कहते हैं। अर्थात जब किसी काम में जितने श्रमिक की वास्तव में आवश्यकता होती है उससे अधिक लोग काम पर लगे हुए होते हैं, तो इस बेरोजगारी को हम क्या कहते हैं, छुपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 21वें प्रश्न पे। 21वां प्रश्न देखिए क्लास, यहाँ पर एक तरफ आपको प्लांट हार्मोन दिए गए हैं, दूसरी तरफ आपको फंक्शन दिए गए हैं। तो बताइए यहाँ पे ऑक्सिन दिया गया है, जिब्रेलिन दिया गया है, साइटोकाइनिन दिया गया है और एबिसिसिक अम्ल दिया गया है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा? जब हम बात करेंगे ऑक्सिन की, तो ऑक्सिन का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो ये आपके शिखर प्रधानता के लिए, एपिकल डोमिनेंस के लिए, ए का
फोर्थ आपका सही है। ये हार्मोन का फंक्शन ही है, कार्य ही है, ठीक है। कार्य इसका क्या है? शिखर प्रधानता। जेब्रेलिन की बात करेंगे तो कोशिका वृद्धि के लिए, ठीक है, सेल ग्रोथ के लिए। साइटोकाइनिन की बात करेंगे तो इसका कार्य क्या है? कोशिका डिवीजन के लिए, ठीक है, कोशिका विभाजन के लिए। इंग्लिश और हिंदी मिल के मैम का इंग्लिश हो जाता, आधा अंग्रेजी आधा हिंदी। एबिसिसिक अम्ल की बात करेंगे तो ये आपका वृद्धि अवरोधक है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए का फोर्थ, ठीक है, बी का फर्स्ट, सी का सेकेंड और डी का थर्ड। तो बी जो है वो आपका सही उत्तर है। अगला हम देखते हैं 22वां प्रश्न, कथन और कारण पर है। पारिस्थितिकी मतलब पारिस्थितिकी के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। देखिए क्लास, कितनी बार मैंने आपको ये बताया है कि जब भी हम इकोसिस्टम की बात करते हैं तो इकोसिस्टम में जैविक घटक होते हैं, बायोटिक घटक होते हैं और अबायोटिक घटक होते हैं, जिसको कि हम अजैविक घटक कहते हैं। और दोनों मतलब जैविक घटक जो है वो जैविक पर भी निर्भर रहता है, इंटरडिपेंडेंट रहता है, ये अबायोटिक पर भी डिपेंडेंट रहता है। अब आप सोच लीजिए, हम और आपको अपने दोस्तों की भी जरूरत है, माँ बाप की भी जरूरत है, सबकी जरूरत है ना। तो हम एक दूसरे पर जैविक घटक पर भी मतलब निर्भर हैं, ठीक है। साथ ही साथ अबायोटिक घटक पर क्यों? खाना, पानी, हवा सब चाहिए ना आपको। तो पूरी तरीके से हम लोग एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। तो यहाँ पर लिखा है द वेरियस कॉम्पोनेंट ऑफ इकोसिस्टम आर नॉट इंटरडिपेंडेंट, एकदम गलत है। ह्यूमन एक्टिविटीज अफेक्ट द इन्वायरमेंट, हाँ बिल्कुल सही है। हमारी जो एक्टिविटीज है, हम पॉल्यूशन फैला रहे हैं तो हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है, उस पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है और आप देख रहे हैं कितना डिजास्टर हो रहा है, ठीक है, तो कितनी त्रासदी हो रही है। तो यहाँ पर आपका ये सही है लेकिन ये गलत है। तो ए इनकरेक्ट है, आर करेक्ट है, ठीक है, डी आपका सही उत्तर है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या सही ढंग से समझाता है कि भारत अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी है। ये कहाँ से हमको पता चलता है? आय का असमान वितरण, उच्च निर्भरता दर, राष्ट्रीय आय में वृद्धि की धीमी दर, बैंक व वित्तीय क्षेत्र में परिवर्तन। तो यहाँ पर बताइए अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी है, ये कहाँ से पता चलता है, ठीक है। अगर हम कहेंगे तो यहाँ पर आपको पता है, अगर हम देखें अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अब कोई बहुत अमीर है, कोई बहुत गरीब है, समझ रहे हैं? कुछ परसेंट के लोग जो हैं वो अमीर है, 1% लोग और सब गरीब है। तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम शो करेगा। हाँ, हाई डिपेंडेंसी रेशियो, निर्भरता दर ज्यादा है, ठीक है, ये भी शो करेगा। आपको पता है ज्यादा निर्भर लोग रहेंगे अपनी सरकार पर उस पर, तो ये अंडर डेवलपमेंट इकोनॉमी शो करेगा। स्लो ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम, सही बात है, राष्ट्रीय आय की जो आय है वो की जो वृद्धि दर है वो बहुत ही धीमी है। फिर बैंक व वित्तीय क्षेत्र में परिवर्तन, ये भी आपका शो करेगा, ठीक है। बैंक व वित्तीय क्षेत्र में परिवर्तन बार बार होगा, तो ये सारी चीजें जो हैं वो आपको शो करेगी कि इकोनॉमी में कुछ गड़बड़ चल रहा है। तो डी आपका सही उत्तर हो गया। अगला हम देखते हैं 24वां, मेक इन इंडिया कार्यक्रम आरंभ किया गया था कब? बताइए। नवंबर 2012 में, सितंबर 2014 में, जनवरी 2014 में, सितंबर 2016 में। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए बी सी डी में से। मेक इन इंडिया प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड इन विच ईयर? तो ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है। प्रधानमंत्री द्वारा मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट जो था वो लॉन्च किया गया था 2014 में। अब 2014 दो जगह दिया गया है मैम, तो सही उत्तर है सितंबर 2014 में। बी आपका सही उत्तर है, ठीक है। अगला हम देखते हैं 25वां प्रश्न, भारत में कागजी मुद्रा प्रथम बार कब शुरू की गई थी? तो बताइए कब शुरू की गई थी पेपर करेंसी? 1862, 1542, 1601 या फिर 1880? तो यहाँ पर याद रखिएगा, सबसे पहली बार कागजी मुद्रा जो है वो 1862 में जारी की गई थी, ठीक है। तो ये आपका सही उत्तर है। एक बार व्याख्या देखते हैं यहाँ पर। भारत में कागजी मुद्रा की शुरुआत सर्वप्रथम बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जनरल बैंक ऑफ बंगाल एंड बिहार, वॉरेन हेस्टिंग द्वारा तथा बंगाल बैंक द्वारा की गई थी। 1861 की पेपर करेंसी की अगर हम बात करें, करेंसी एक्ट द्वारा भारत की तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने निजी और प्रेसिडेंसी बैंकों में कागजी मुद्रा के निर्गमन का अधिकार ले लिया था। तत्पश्चात भारत में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा 1862 में जारी की गई थी।
अगला देखते हैं 26वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ आपको नहर परियोजना दी गई है, दूसरी तरफ आपको लोकेशन दी गई है। तो चलिए बताइए, घाट प्रवाह की बात करेंगे। घाट प्रवाह नहर परियोजना कहाँ पर है? कर्नाटक में। उकाई नहर परियोजना कहाँ पर है? गुजरात में। नीरा की बात करेंगे महाराष्ट्र में, जवाई की तमिलनाडु में। तो यहाँ पर आपका कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? तो घाट प्रवाह कहाँ पर है नहर परियोजना? बताइए जल्दी से। ये है आपका घाट प्रवाह परियोजना जो है वो घाट प्रवाह नदी पर है और कहाँ पर है? कर्नाटक में है। ठीक है। उकाई की अगर हम बात करेंगे तो ये कहाँ पर है? ये गुजरात में है, बिल्कुल सही है। ठीक है। तापी नदी पर है, याद रखिएगा। नदी का नाम अगर पूछेगा तो तापी याद। नीरा परियोजना की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे नीरा नहर परियोजना की, तो ये महाराष्ट्र पे है। किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर, ये भी याद रखिएगा। जवाई की बात करेंगे तो जवाई जो है वो आपका तमिलनाडु में नहीं, ये आपका है राजस्थान में। और नदी पूछेगा तो लूनी, याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो गया? डी आपका सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न हम देखते हैं 27वां प्रश्न। लौ इस्पात केंद्र को देश से मैच करना है। एक तरफ आपको हैमिल्टन दिया है, बर्मिंघम दिया है, एसन दिया है, अंसन दिया है। परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है ये। ठीक है। अगर आपने PYQs देखी है पास्ट ईयर के क्वेश्चंस तो आपको पता होगा ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में कई बार रिपीट हुए हैं क्लास। वेरी इंपॉर्टेंट। हैमिल्टन की बात करेंगे तो हैमिल्टन कहाँ पर है? कनाडा में है। बर्मिंघम की बात करेंगे कहाँ पर है? यूनाइटेड किंगडम में है। एसन की बात करेंगे तो कहाँ पर है? जर्मनी में है। अंसन की बात करेंगे कहाँ पर है? चाइना में है। तो मैच कर लीजिए यहाँ पर। यहाँ पर आपका जो सही उत्तर है वो क्या है? वो आपका है ए का, देखिए यहाँ पर ए का सेकेंड, बी का थर्ड, सी का फोर्थ और डी का फर्स्ट। तो सी जो है वो आपका सही उत्तर है। अगला देखते हैं 28वां प्रश्न। निम्नलिखित में से पूर्वी द्वीप समूह का कौन सा द्वीप 3 देशों में विभाजित है? तो बताइए, बोर्निया, सेलिबीस, न्यू गिनी या फिर तिमोर। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा? ABCD में से अगर बोर्निया को देखेंगे हम तो बोर्निया विश्व का 3रा सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है। और अगर इसकी लोकेशन आप देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में स्थित यह द्वीप है। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में जब आप जाएंगे तो आपको ये द्वीप दिखेगा। यहाँ पर आपका सही उत्तर जो है वो क्या है? वो आपका है ए। ठीक है। मैंने आपको बता दिया, बोर्निया है। निम्नलिखित में से पूर्वी द्वीप समूह का कौन सा द्वीप 3 देशों में विभाजित है? बोर्निया। बोर्निया के याद रखिएगा विश्व का 3रा सबसे बड़ा द्वीप है। यहाँ पर हम व्याख्या देख लेते हैं। सबसे बड़ा 3रा द्वीप है, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में यह स्थित है और राजनीतिक रूप से जो आपके प्रश्न में पूछा, यह इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनेई में विभाजित है, जो कि आपके प्रश्न में पूछा गया था। ठीक है। अगला हम देखते हैं 29। यहाँ पे वॉर से रिलेटेड है। कार्नेटिक वॉर दी गई, फर्स्ट, थर्ड, सेकेंड और फर्स्ट। चलिए देखते हैं। सबसे पहले प्रथम कार्नेटिक वॉर की बात करेंगे तो यहाँ पर कौन सी संधि हुई थी? कौन सी ट्रीटी साइन हुई थी? तो एक्सला चैपल की। ठीक है। तो ए का फोर्थ एक ही जगह दिया गया, आसान बना दिया है प्रश्न को। तृतीय की बात करेंगे, थर्ड की, तो यहाँ पर आपका पेरिस ट्रीटी साइन हुई थी। सेकेंड की बात करेंगे तो वहां पर आपका ये जो युद्ध था वो अनिर्णायक युद्ध था। ठीक है। और प्रथम मैसूर युद्ध की अगर हम बात करेंगे तो ब्रिटिश आपके हार गए थे। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर तो तुरंत ही मिल गया था अगर हमको एक भी ऑप्शन पता था। तो यहाँ पे मैच द कॉलम में सुमेलित करने में आपको आसान दिया गया था, इसलिए बहुत आसानी से हो गया। परीक्षा में थोड़े से ऑप्शन को हेर फेर करते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन हो, आप किन्हीं 2 में कंफ्यूज हो। तीसरा प्रश्न देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स मेंशन द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल ड्यूरिंग द अशोका रीजन। तो यहाँ पर बताइए, अशोक के स्तंभ की बात की गई है, दीपवंश की बात की गई है, महावंश की, फिर आपको दिया गया है दिव्या वदान की बात की गई है। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा आपका? थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल की बात किसमें मेंशन की गई है बताइए। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर है ये परीक्षा में पूछा गया है दीपवंश में और महावंश में। तो उत्तर क्या हो जाएगा? बी जो है वो आपका सही उत्तर है। अगला देखेंगे 31।
थोड़ा बड़ा प्रश्न है, अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। युद्ध की बात पूछी गई है और इनको कालानुक्रम में आपको अरेंज करना है। तो चलिए देखिए कौन कौन सा युद्ध दिया गया है। बांडी वॉर्स, बक्सर, अंबर, प्लासी। तो हम देखते हुए चलते हैं। आपको पता है प्लासी सबसे आसान देखेंगे। प्लासी का युद्ध तो आप सभी को पता है कि कब हुआ है, जल्दी से बता दो। 1757 में, ठीक है। बक्सर का युद्ध तो एकदम रटा होगा ना। बक्सर का कब हुआ है? बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ, जिसको कि हम निर्णायक युद्ध कहते हैं। और प्लासी और बक्सर के युद्ध के बीच में एक और युद्ध हुआ है जिसको कि हम कहते हैं बांडी वॉश का युद्ध। बांडी वॉश का युद्ध कब हुआ? 1760 में हुआ है। और यहाँ पर हम अंबर की युद्ध की बात करेंगे तो ये आपका कब हुआ है बताइए? 1749 में। अब आप इसको अरेंज कर लीजिए, अरेंज करिए क्लास। क्या होगा ABCD में से सही उत्तर? बताइए ABCD में से सही उत्तर जो है वो आपका B है, ठीक है। अंबर का युद्ध सबसे पहले हुआ है, फिर प्लासी का, फिर बांडी वॉश का, फिर बक्सर का, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं जो वांडी वॉश का युद्ध था ये किसके किसके बीच में था, तो याद रखिएगा वांडी वॉश का युद्ध जो था वो ब्रिटिश तथा फ्रांसीसी सेना के बीच में था। और इसको यहाँ पे निर्णायक युद्ध मानते हैं। क्यों? क्योंकि फ्रांसीसी सेना यहाँ पर बुरी तरीके से हार गई थी, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। और यहाँ पर आपको ये भी चीज पूछा जा सकता है कि फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व किसने किया था, तो डी लाली ने किया था। जो लाली थे, डी लाली थे, वो लाल लाल हो गए थे हार की वजह से फ्रांसीसी सेना के, ठीक है। जो लाली थे, डी लाली थे, वो लाल लाल हो गए थे हार की वजह से। पूरी तरीके से इनको फ्रांसीसी को वॉश कर दिया था ब्रिटिशर्स ने। और ब्रिटिशर्स का नेतृत्व किसने किया था? आयरकूट ने किया था। आयरकूट ने डी लाली को लाल लाल कर दिया था मार मार के, और पूरी तरीके से उनको वॉश करके यहाँ से हटा दिया था। याद रहेगा ना क्लास? चलिए, अच्छा, अंबर का युद्ध की बात करेंगे अगर हम, तो वो किसके बीच में हुआ था बताइए? वो किसके बीच में हुआ था? तो अंबर के युद्ध की अगर हम बात करेंगे ना तो ये 1749 में हुआ था। और ये युद्ध था सेकेंड कार्नेटिक वॉर का एक पार्ट, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। सेकेंड कार्नेटिक वॉर का ही एक युद्ध, सेकेंड कार्नेटिक वॉर का ही एक पार्ट था अंबर का युद्ध, जिसमें कि जो अनवरुद्दीन मोहम्मद खान थे, ठीक है, उनके अगेंस्ट था ये युद्ध, नवाब ऑफ कार्नेटिक जिसे हम बोलते हैं उस समय के। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर बी हो गया। चलिए अगला हम देखेंगे 32वां प्रश्न। 32वां प्रश्न देखिए, महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम क्या है? तो ये तो आप बता ही लेंगे। चंपारण दिया है, अहमदाबाद मिल हड़ताल दिया है, खेड़ा दिया है, असहयोग दिया है। सबसे पहले तो चंपारण सत्याग्रह हुआ था ना, आपको पता है। महात्मा गांधी यहाँ पर बनारस आए थे, ठीक है, बनारस आए थे। तो वहां पर जब वो गए इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस में, कांग्रेस की जो सेशन चल रहा था बनारस में, उन्होंने पार्टिसिपेट किया। तो उनके भाषण को सुनने के बाद जो राजकुमार थे उनको लगा कि महात्मा गांधी एकदम सही हैं, सही मतलब लीडर हैं जिनसे कि हम संपर्क कर सकते हैं चंपारण से रिलेटेड इश्यू पे। नील की खेती की वजह से जो उन लोगों का, वहां के जो किसान थे उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा था, उससे रिलेटेड बात हम महात्मा गांधी से कर सकते हैं। और आपको पता है महात्मा गांधी के जो साउथ अफ्रीका में जो पूरा चला था सत्याग्रह, उसके बारे में भारत में पहले से ही बहुत तेजी से सबको न्यूज पता चल गई थी लोगों को कि इतने बड़े महात्मा गांधी आ रहे हैं। और साउथ अफ्रीका में उन्होंने इतना बड़ा आंदोलन किया था, सत्याग्रह किया था। तो राजकुमार जी जाते हैं, महात्मा गांधी से मिलते हैं बनारस सेशन में और उनसे कहते हैं आप आइए, बिहार आइए, चंपारण आइए, वहां पर नील खेती को लेकर किसानों को बहुत प्रताड़ित किया जा रहा है, आप आइए। तो महात्मा गांधी जाते हैं वहां पर और चंपारण सत्याग्रह होता है। उसके बाद आपका अहमदाबाद मिल हड़ताल होती है 1918 में। फिर आपका खेड़ा होती है, अहमदाबाद के बाद खेड़ा होती है, याद रखिएगा। और 1920 से 22 तक आपको पता है असहयोग आंदोलन चलता है, जिसको कि बाद में महात्मा गांधी 1922 में वापस ले लेते हैं जब चौरी चौरा कांड हो जाता है। तो ये आसान था। यहाँ पर 1 2 3 4 1 2 3 4 कहाँ दिया गया है? बी में दिया गया है। अगला देखते हैं क्लास, संविधान की 11वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे रिलेटेड है? ये तो आप लोग तुरंत अभी बता देंगे, बताइए किससे रिलेटेड है। तो संविधान की जो 11वीं अनुसूची है वो आपका रिलेटेड है ABCD में से, सही बताइए।
पंचायती राज से रिलेटेड। कितनी बार मैंने आपको ये सब चीजें बता दी है। 12वीं अनुसूची की बात करेंगे तो वो नगर पंचायत से रिलेटेड है। अच्छा, 11वीं अनुसूची में अगर हम देखेंगे तो कितने सब्जेक्ट्स हैं? 29 सब्जेक्ट्स हैं। ये भी याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जा सकता है। 34 प्रश्न देखते हैं। सिक्किम भारत का एक राज्य बना, कब बना? बताइए। 30 मतलब किस अमेंडमेंट के अंडर बना, ये पूछा गया है। 30, 32, 35, 42। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या होगा? यहां पर जो आपका सही उत्तर है वो है 35th अमेंडमेंट के थ्रू सिक्किम को एक राज्य घोषित किया गया। यहां पर देख लीजिए, 35th संशोधन 1974 के द्वारा सिक्किम को भारत में संयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया। ठीक है। और 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। पूर्ण राज्य का दर्जा उसको कब मिला? 1975 में 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। इतनी चीज क्लियर हो गई क्लास? चलिए, आज की क्लास का आखिरी प्रश्न हम देखेंगे। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन कारण तो आप पढ़िए इसको, वीडियो को पॉज करना चाहें तो पॉज भी कर सकते हैं। भारत संघ में मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी है। दूसरा दिया गया, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने के लिए पात्रता रखते हैं। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? भारतीय संघ में मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी होते हैं। मैंने कितनी बार आपको बताया है कि इसी में लोगों को कंफ्यूज किया जाता है। यहाँ पर जब भी हम बात करेंगे यूनियन ऑफ काउंसिल मिनिस्टर की, तो वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, वो खाली आपके निम्न सदन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अनुच्छेद 75 को अगर हम देखेंगे, इसका क्लॉज 3, तो उसमें याद रखिएगा लिखा है कि संघीय मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से संसद के निम्न सदन के लिए, मतलब खाली लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। ठीक है, राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा। और इसमें मैं आपको बता दूं, बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। ये चीज याद रखिएगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो खाली लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, राज्यसभा के लिए नहीं रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मेंबर ऑफ बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा आर एलिजिबल टू बी द मिनिस्टर इन द यूनियन। ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है, दोनों, ठीक है, दोनों हो सकते हैं। बस ये याद रखिएगा, 6 माह के भीतर संसद के किसी भी सदस्य की सदस्यता, यहां पर ये याद रखिएगा क्लास की 6 मंथ तक, अगर हम देखें 6 मंथ तक, तो मंत्री पद धारण करने के लिए संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना आवश्यक है। यदि ऐसा नहीं है तो अनुच्छेद 75 में क्या बोला गया है कि 6 माह के भीतर संसद के किसी सदन की सदस्यता प्राप्त करनी होगी। तो यहाँ पर वो दोनों से तो हो ही सकता है, साथ ही साथ अगर वो नहीं है किसी भी सदन का मेंबर, तो 6 माह का बोला गया, 6 माह के अंदर उसे किसी भी सदन की सदस्यता प्राप्त करनी होगी। तो यहाँ पर आपका जो है ए इनकरेक्ट है, आर करेक्ट है। एक बार मैं इसको पढ़ देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार मंत्री की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ये आपको पता है। मंत्री पद धारण करने के लिए संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना आवश्यक है। यदि ऐसा नहीं है, अगर वो किसी भी सदन का, लोकसभा का भी हो सकता है, राज्यसभा का भी हो सकता है, और अगर वो ना लोकसभा का मेंबर है ना राज्यसभा का मेंबर है और उसको एक मंत्री पद दे दिया गया है, तो उस कंडीशन में 6 मंथ के अंदर उसे किसी भी सदन की सदस्यता मतलब लेनी होगी, प्राप्त करनी होगी, ये अनिवार्य है। तो यहाँ पर आपका डी जो था वो सही उत्तर था। तो चलिए क्लास, आज के 35 प्रश्नों को हमने डिस्कस किया। आज हमने करंट अफेयर को डिस्कस नहीं किया है, लेकिन नेक्स्ट क्लास में हम लोग करंट अफेयर जरूर डिस्कस करेंगे। इन टेस्ट को जरूर देखिए, भले आपको स्पीड तेज करके देखना हो, जैसे भी देखना हो, लेकिन देखिए जरूर। और ये एनालाइज करिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं। कभी कभी टेस्ट आपको इजी लगेगा, कभी कभी डिफिकल्ट लगेगा। ठीक है, इससे मत परेशान होइएगा, बस ये रिवीजन है। ऐसा होता है हम लोग के साथ कि किसी का पॉलिटी बहुत स्ट्रांग होता है तो उनके पॉलिटी के सारे क्वेश्चन सही हो जाते हैं, या कभी कभी साइंस जिनका वीक है उनको डिफिकल्ट लगने लगता है टेस्ट। तो इन सब चीजों से आप लोग परेशान मत होइएगा, बस ये एनालाइज करिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और क्या चीजें आपको याद हो रही है कि नहीं। जैसे कुछ फैक्ट्स ऐसे हैं जो मैं टेस्ट में 1-1, 2-2, 3-3 टेस्ट में छोड़ के रिवाइज कराती रहती हूँ। तो क्या अब आपको वो फैक्ट रिवाइज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, याद हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं।
और आप में से कुछ ने कहा है कि मैम ट्रिक्स बताइए, तो ट्रिक्स भी अगले टेस्ट से मैं और कोशिश करूंगी कि आपको थोड़ा और ट्रिक्स बताऊं, ठीक है। तो चलिए क्लास, आशा करती हूँ आप लोग पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, तो पूरा फोकस अपनी पढ़ाई पे रखिएगा, अपना लक्ष्य पे रखिएगा अपने, और इधर उधर भ्रमित मत होइएगा। लगता है आप लोगों को डर, मुझे पता है, कई बार स्टूडेंट से बात होती है, वो लोग कहते हैं कि मैम अब नहीं तैयारी हो पा रही है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ अगर आपने तैयारी पूरी ईमानदारी से की है क्लास, तो ज्यादातर चांसेस है ना कि आपको सफलता मिलेगी। और अगर बाई चांस आपको सफलता नहीं मिली तो आपकी लाइफ में ये तैयारी आपको कभी भी बर्बाद नहीं करेगी, आप किसी ना किसी अच्छे स्थान पे जरूर जाएंगे। तो बिल्कुल भी चिंता मत करिए, बस मैं आपसे ये कहूंगी, मुझे आपको लेक्चर नहीं देना, कुछ नहीं देना, आपका समय बहुत बहुत यूजफुल है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगी। बस आपसे यही कहने का प्रयास कर रही हूँ कि अगर आप इस तैयारी में हैं और आपको परीक्षा देनी है तो हताश मत होइएगा, निराश मत होइएगा, लगे रहिए। अगर कूदे हैं तैयारी में तो लगे रहिए, ठीक है। अब परीक्षा बहुत निकट आ रही है, तो इस बार ये सोच के कि ये मेरा आखिरी अटेम्प्ट है, एक बार जम के तैयारी कर लीजिए और परीक्षा में अपीयर हो जाइए, और फिर सब अच्छा होगा, बिल्कुल भी चिंता मत करिएगा। तो बिल्कुल भी क्लास परेशान मत होइए, परेशानी से कुछ नहीं होता है, ठीक है, बस पढ़ते रहिए और बिल्कुल भी निराश मत होइए। जब भी निराश होइए तो कहिए खाली मैं इस दुनिया में अकेले नहीं हूँ, बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं मेरी तरह जो तैयारी कर रहे हैं और शायद वो मुझसे ज्यादा पढ़ रहे हैं, ज्यादा मेहनत कर रहे हैं और उनकी स्थिति मुझसे खराब है, तब भी वो पढ़ रहे हैं। तो बस ये सब सोच के अपने अंदर की हिम्मत बनाए रखिए और परिश्रम करिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी। धन्यवाद क्लास, आशा करती हूँ आपका दिन खूब अच्छा जाए, आप लोग खूब पढ़े, खूब आगे बढ़े। इसी तरीके से मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ डिकोड एग्जाम के साथ बने रहिए।